सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। मैं मोहन ठाकुर आप सभी का आपके अपने परिवार सार्थक कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमारी इस मॉडर्न हिस्ट्री की सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें दोस्तों मैंने आपको काफ़ी सारे चैप्टर पढ़ा दिए हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप क्रम वाइज तरीके से सारी क्लासेसों को देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट्स बनाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। उसकी लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करना दोस्तों, क्योंकि ये वाली पीडीएफ और आने वाली सभी क्लासेसों की पीडीएफ आपको उसी ग्रुप पर मिलेगी, तो इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लें। ठीक है दोस्तों, आज का जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर है वो पिछला वाला ही है, जिसमें दोस्तों मैंने आपको भारतीय प्रतिक्रिया के बारे में पढ़ाया था। ठीक है दोस्तों, जिसमें मैंने आपको किसान आंदोलन के बारे में बताया था और आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देर के हुए आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पिछली क्लास में हमारा जो नया चैप्टर स्टार्ट हुआ था वो था दोस्तों चैप्टर नंबर 6 यानी अध्याय नंबर 6, जिसमें हमने दोस्तों पढ़ा था भारतीय प्रतिक्रिया के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? इंडियन रिस्पॉन्स के बारे में। ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां थी, उनका जो प्रशासन था, उसके खिलाफ भारत की क्या प्रतिक्रिया रही, भारत के लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही, उसके बारे में हमने जानना स्टार्ट किया था। ठीक है दोस्तों, जिसमें मैंने आपको जनजातीय विद्रोह के बारे में बताया था। किसके बारे में दोस्तों? जनजातीय विद्रोह के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको काफी सारे विद्रोह जो हैं वो कराए थे। जैसे संथाल विद्रोह मैंने आपको बताया था, मुंडा विद्रोह मैंने आपको बताया था, नागा विद्रोह मैंने आपको बताया था। ऐसे ही मैंने आपको और भी बहुत सारे विद्रोह के बारे में बताया था। यदि आपने इससे पहले की जो क्लास नहीं देखी तो उसको अवश्य देख लें। उस क्लास को देखने के बाद ही आप इस क्लास को देखें, क्योंकि ये क्रम वाइज में दोस्तों चैप्टर नंबर 6 का हमने एक पार्ट पहले पढ़ लिया है और अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो पिछली क्लास में हमने जनजातीय विद्रोह के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों किसान विद्रोह के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? किसान विद्रोह के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों, क्या प्राचीन काल से ही कृषि जो है भारत की जनता का प्रमुख आजीविका का स्रोत रहा है। हम सभी जानते हैं दोस्तों ये बातें कि जो कृषि है वो आज भी हमारे जीवन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और पहले जो था दोस्तों, लोगों की आजीविका का जो साधन था वो कृषि था। क्या था दोस्तों? कृषि था। परंतु दोस्तों अंग्रेजों ने क्या दोस्तों परंतु अंग्रेजों ने अपने औपनिवेशिक हितों को पूरा करने के लिए भारतीय कृषि व्यवस्था में नकारात्मक परिवर्तन किए, जिससे पीड़ित होकर किसानों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कई विद्रोह किए, जैसे कि जनजातियों ने किए थे दोस्तों। क्यों जनजातियों ने किए थे दोस्तों? एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं। जनजातियों ने भी इसलिए किए थे क्योंकि उनकी जो जमीन थी उससे बेदखल कर दिया गया था दोस्तों उन्हें अंग्रेजों के द्वारा। तो उन्होंने भी इसके लिए दोस्तों क्या किया? ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है विद्रोह किया था। ऐसा ही दोस्तों किसानों ने किया। जो किसानों को दोस्तों पहले से ही, किसानों की तो बात है दोस्तों, उनकी जो कृषि होगी उसी से ही आजीविका का साधन है दोस्तों, कृषि ही उनकी आजीविका का साधन है। परंतु अंग्रेजों ने दोस्तों अपने औपनिवेशिक हितों को पूरा करने के लिए भारतीय जो कृषि थी उसमें बहुत सारे नकारात्मक परिवर्तन किए, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? किसानों ने दोस्तों ब्रिटिश शासन के विरुद्ध ऐसे कई सारे विद्रोह किए, जो मैं अभी आपको बताऊंगा, जो समय समय पे कई सारे विद्रोह हमको देखने को मिलते हैं किसानों के। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पृष्ठभूमि क्लियर हुई। बिल्कुल, बात करते हैं दोस्तों किसानों के दो आंदोलन है ना, उसको हम दो चरणों में भाग में बांट के पढ़ेंगे। कितने दोस्तों? दो भागों में बांटकर हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से भाग होंगे? एक तो होगा दोस्तों 19वीं सदी के कृषक आंदोलन। जो 19वीं सदी में कृषक आंदोलन हुए यानी किसान आंदोलन हुए, उनके बारे में पढ़ेंगे। और एक हम पढ़ेंगे दोस्तों 20वीं सदी के जो किसान आंदोलन हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि हम किसान आंदोलनों को दो चरणों में बांट के पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे दोस्तों 19वीं सदी के किसान आंदोलन और एक हम पढ़ेंगे दोस्तों 20वीं सदी के किसान आंदोलन। ठीक है दोस्तों, 19वीं सदी के किसान आंदोलनों का प्रभाव क्या था दोस्तों, उसके बारे में बात करते हैं। तो इनका प्रभाव जो था दोस्तों वो स्थानीय स्तर पर था। कहां पर था?
स्थानीय स्तर पर इनका प्रभाव था 19वीं सदी के किसान आंदोलनों का। और हिंसक था ये काफी। हिंसक क्यों था दोस्तों? क्योंकि इनको पास दोस्तों जो छोटे छोटे हथियार होते थे उसी से ये हिंसा करने लग जाते थे, और जो अंग्रेजों के जो छोटे छोटे सैनिक होते थे उनको मार देते थे। तो ये हिंसक प्रदर्शन था। ठीक है दोस्तों। और तात्कालिक शोषणकर्ताओं से मुक्ति, यानी तत्कालिक जो शोषणकर्ता मतलब जो साहूकार होते हैं उनसे मुक्ति के लिए इनका छोटा सा आंदोलन होता था किसानों का उस समय। ठीक है दोस्तों। और राष्ट्रवाद का अभाव, यानी ये जो किसान आंदोलन करते थे 19वीं सदी में, ये इनका जो मतलब है ना वो राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं था। ये राष्ट्रवाद से दूर रहते थे। ये सिर्फ अपने स्थानीय स्तर पर ही अपना जो आंदोलन करते थे। जैसे कोई साहूकार है दोस्तों, उसके विरुद्ध आंदोलन कर देंगे। 19वीं सदी के लगभग दोस्तों जो किसानों ने आंदोलन किए वो ऐसे ही थे, यानी स्थानीय स्तर पर थे। ठीक है दोस्तों। और 20वीं सदी के जो आंदोलन हुए किसान आंदोलन, वो दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलनों से जुड़े। कैसे जुड़े दोस्तों? क्योंकि किसान जो आंदोलन थे वो उनमें सहयोग किसने किया? महात्मा गांधी ने भी सहयोग किया। तो राष्ट्रीय आंदोलनों से जो किसानों के आंदोलन थे वो जुड़ गए। उसके बाद दोस्तों कृषक संगठन बना। जो किसान आंदोलन थे उनके अनुसार किसान का संगठन बना, कृषकों का संगठन बना। उसके बाद दोस्तों समाजवाद और गांधीवाद का प्रभाव भी देखने को मिलता है। गांधीवाद का दोस्तों इन पे काफी प्रभाव था। कैसे प्रभाव था? क्योंकि इनको लगता था दोस्तों हम जो है ना वो हिंसा से सिर्फ अपने जो अधिकार है वो नहीं पा सकते, हम अहिंसा का प्रयोग करके भी अपने अधिकार पा सकते। तो इन पे गांधीवाद का भी प्रभाव काफी था। तो ये आपको पृष्ठभूमि क्लियर हुई दोस्तों। किसान आंदोलनों को हम कितने भागों में बांट के पढ़ेंगे? दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक 19वीं सदी के किसान आंदोलन और एक 20वीं सदी के किसान आंदोलन। ठीक है दोस्तों। बात करें दोस्तों किसान जो आंदोलन हुए तो उसके कारण क्या थे? सबसे पहले हमको जानने से पहले, स्टार्ट करने से पहले ये तो जानना पड़ेगा ना कि किसान आंदोलन जो हुए उनके कारण क्या थे, क्यों किसान आंदोलन की जरूरत पड़ी। ठीक है दोस्तों। तो पहला जो कारण था वो था दोस्तों औपनिवेशिक आर्थिक और भू राजस्व नीतियां। जो भू राजस्व नीतियां थी ब्रिटिशों की, ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटिश शासन की जो भू राजस्व नीतियां थी वो काफी अधिक थी। जैसे कि दोस्तों अधिक लगान वसूलना काफी मुश्किल है दोस्तों, स्थानीय बंदोबस्त व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी की उच्च दरें। इस कारण दोस्तों हमको जो किसान आंदोलन है वो देखने को मिलते हैं। और जमींदारों और मध्यस्थों द्वारा शोषण करना। तो मैंने आपको जैसे कहा 19वीं सदी में जो आंदोलन हुए थे वो किसके विरुद्ध हुए थे दोस्तों? जमींदारों के विरुद्ध ही हुए थे। दूसरा जो कारण है वो है दोस्तों अकालों की बारंबारता। क्या दोस्तों? अकालों की बारंबारता, यानी अकाल जो है ना वो खत्म नाम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पहले कोई अकाल पड़ा फिर अकाल पड़ते रहे, तो अकाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ठीक है दोस्तों। भू राजस्व में परिवर्तन नहीं, क्योंकि देखिए अकाल पड़ रहा है और जो ब्रिटिश प्रशासन है वो भू राजस्व उतना ही ले रहा है। अब दोस्तों अकाल पड़ रहा है तो किसान कैसे देगा आपको भूमि का जो कर है वो कैसे देगा? क्योंकि जब अकाल ही पड़ गया तो उसकी खेती में कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन भू राजस्व भी ब्रिटिशों को चाहिए, तो ये क्या था? अकाल ही पड़ेगा। और साहूकारों महाजनों द्वारा शोषण जो है किसानों का काफी ज्यादा हमको देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करें दोस्तों तीसरा जो कारण है वो है कृषि का वाणिज्यकरण। कौन सा कारण है दोस्तों? कृषि का वाणिज्यकरण। उपज क्षमता में कमी देखने को मिलती और खाद्यान्न संकट अधिक देखने को मिलती। उपज जो थी वो कम होती थी लेकिन खाने के लिए अधिक होना चाहिए था। तो ये क्या हो गए? संकट हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों। बात करें चौथे बार कारण के बारे में तो हस्तशिल्प उद्योगों का पतन होने लगा और जो कृषि पर जनसंख्या भारी वृद्धि हो गई। देखिए दोस्तों जो हस्तशिल्प के उद्योग का कार्य थे, यानी कि जो हाथों से चीजें बनाते थे, उनका पतन होने लगा। उसके बाद जो इनका जो काम था हस्तशिल्पों का वो कहाँ जाने लगे? वो कृषि की तरफ बढ़ने लगे, किसानी करने लगे, खेती करने लगे। तो कृषि पे क्या हो गया दोस्तों? जनसंख्या का भार हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था प्रच्छन्न बेरोजगारी, एक मैंने आपको बताई होगी। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है दोस्तों? प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है जैसे कि 1 बीघा किसी के पास खेत है, उसमें 1 व्यक्ति काम करे या उसमें 10 व्यक्ति काम करें, काम उतना ही होगा और फसल जो है वो अपने समय पर ही होगी, उससे पहले तो नहीं हो जाएगी ना। ऐसा तो नहीं होगा कि एक आदमी काम कर रहा था तो फसल 3 महीने बाद हुई और 10 आदमी मिलकर काम करेंगे तो फसल 3 महीने पहले हो जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा, फसल तो अपने समय पर ही होगी और 1 बीघे में जितनी फसल होती है उतनी ही फसल होगी। तो ये क्या होती है दोस्तों? प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। इसका मतलब जब काम थोड़ा हो, जिसमें मतलब संख्या कम हो कामों की, तब भी काम चल जाए और संख्या में बहुत सारे लोग लगे हो उसी काम को करने में, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी हमको देखने को मिलती है। और एक चौथा कारण ये भी था, जो हस्तशिल्पों का पतन हो गया और वो किधर चले गए? वो किसानी की तरफ चले गए थे। ठीक है।
अब बात करते हैं दोस्तों किसानों के जो प्रमुख आंदोलन थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। इनके नाम आपको याद रखने, जो मैं इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा उनके नाम आपको याद रखने, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम 19वीं सदी के किसान आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद दोस्तों हम 20वीं सदी के किसान जो आंदोलन थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो कौन कौन से जो 19वीं सदी में किसान आंदोलन हुए। रंगपुर आंदोलन आपको काफी इंपोर्टेंट करके याद रखना है, ठीक है दोस्तों। कब हुआ था रंगपुर आंदोलन, तो 1783 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। पागलपंथी आंदोलन ये भी आपको याद रखना है, कब हुआ था दोस्तों, 1825 से लेके 1850 के मध्य ये आंदोलन हमको देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों प्रथम मोपला विद्रोह काफी इंपोर्टेंट है। प्रथम मोपला विद्रोह कब हुआ दोस्तों, तो ये हुआ दोस्तों 1836 से लेके 1854 तक, ये आपको याद रखना है। नील विद्रोह काफी इंपोर्टेंट दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट करके नोट करेंगे। नील विद्रोह कब हुआ, तो 1859 से लेके 1860 तक जो है हमको नील विद्रोह देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों पावना विद्रोह हुआ और उसके बाद दक्कन विद्रोह, फड़के विद्रोह और दिरांग विद्रोह। ये कुछ 8 जो है आपको प्रमुख विद्रोह जो है 19वीं सदी के जो किसान आंदोलन थे वो काफी इंपोर्टेंट है। इन 8 के आपको नाम याद रखने और कब कब हुए, वर्ष भी आपको याद रखनी है। बात करते हैं दोस्तों 20वीं सदी के किसान आंदोलनों के बारे में। ये जो सारे आपको आंदोलन देख रहे हैं ना दोस्तों, ये सारे आपको याद रखने 20वीं सदी के, काफी इंपोर्टेंट है। पाई का विद्रोह मोस्ट इंपोर्टेंट करके नोट करेंगे, कब हुआ दोस्तों, 1904 में हुआ। कब हुआ दोस्तों, 1904 में हुआ। चंपारण सत्याग्रह मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, कब हुआ दोस्तों, 1917 में हुआ। किसने किया, महात्मा गांधी ने किया, इसलिए काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। खेड़ा सत्याग्रह मोस्ट इंपोर्टेंट करेंगे दोस्तों, कब हुआ, 1918 में हुआ। उसके बाद दोस्तों एका आंदोलन वेरी वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों, कब हुआ, 1921 से लेके 1922 के मध्य हुआ। बारदौली सत्याग्रह मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, कब हुआ, 1928 में हुआ, ठीक है दोस्तों। बरेली आंदोलन याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, कब हुआ, 1945 में हुआ। और तेभंग आंदोलन कब हुआ दोस्तों, 1946 में हुआ। और तेलंगाना आंदोलन दोस्तों कब हुआ, 1946 से लेके 1951 के मध्य हमको देखने को मिलता है। तो ये दोस्तों कुछ प्रमुख आंदोलन हैं जो 20वीं सदी के मध्य हमको देखने को मिलते हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं दोस्तों, सारे प्रमुख आंदोलन, किसान आंदोलन, उनके बारे में मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखिए दोस्तों 19वीं सदी में कौन कौन से आंदोलन हुए तो उनके बारे में बात करते हैं। तो कौन कौन से हुए, रंगपुर आंदोलन आपको याद रखना है, प्रथम मोपला विद्रोह आपको याद रखना है, नील विद्रोह काफी इंपोर्टेंट करके याद रखेंगे, पावना विद्रोह और दक्कन विद्रोह, ये 19वीं सदी से आपको याद रखने हैं। अब 20वीं सदी से आपको कौन कौन से जो आंदोलन है वो याद रखने, तो 20वीं सदी से आपको पाइका विद्रोह याद रखना है, चंपारण सत्याग्रह याद रखना है, खेड़ा सत्याग्रह याद रखना है, एका आंदोलन याद रखना है, बारदौली सत्याग्रह याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो इतने सारे आंदोलन आपको 20वीं सदी से याद रखने हैं, ठीक है। इतना याद रखेंगे दोस्तों, बिल्कुल याद रखेंगे। बात करते हैं दोस्तों ब्रिटिश भारत में अर्थव्यवस्था से जुड़ी जो कुछ प्रथाएं थी उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये किसान आंदोलन थे जो आपको पता चले, बिल्कुल। अब बात करते हैं दोस्तों ब्रिटिश भारत में जो अर्थव्यवस्था से जुड़ी प्रथाएं थी उनके बारे में बात कर लेते हैं। इनसे भी क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं, जैसे ददनी प्रथा। ददनी प्रथा क्या होती थी दोस्तों, ददनी प्रथा होती थी, इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादों को कारीगरों एवं शिल्पोद्योगों को अग्रिम संवेदना यानी पेशगी के तौर पर रुपए देते थे। यानी जैसे पहले ही देते थे ना दोस्तों काम करने के लिए, कहते हैं ना कुछ एडवांस दे दो आज के समय में, तो वही होता था पहले पेशगी। ददनी प्रथा क्या होती थी, संविदा यानी पेशगी के तौर पे कुछ रुपए दे दिए जाते थे, ठीक है दोस्तों, उस समय की। आज हम क्या कहते हैं, आज कहते हैं ना कुछ एडवांस में दे दो, तो ऐसा होता है। दूसरे दोस्तों जो है वो दूसरी प्रथा है दोस्तों, कम्युनिटी प्रथा। कौन सी, कम्युनिटी प्रथा। ये प्रथा क्या होती थी दोस्तों, बिहार एवं उड़ीसा में प्रचलित इस प्रथा के अंतर्गत कृषि दास के रूप में खेती करने लगे। कामिया जो जाति के लोग अपने मालिकों से ली गई ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की राशि के बदले में आजीवन उनकी सेवा करने लगे। ये होती थी दोस्तों कम्युनिटी प्रथा। कौन सी, कम्युनिटी प्रथा। क्या होती थी दोस्तों, बिहार एवं उड़ीसा में प्रचलित इस प्रथा के अंतर्गत जो कृषि करते थे वो दास के रूप में खेती करने लगे। जो पहले किसान होते थे अब वो दास के रूप में खेती करते हैं और अपनी ही जमीन पे। अब क्या है, वो मजदूर है, अब वो खेतान नहीं है, किसान नहीं है, अब वो मजदूर है। कमिया जाति के लोग दोस्तों क्या करते थे, वो अपने मालिकों से ली गई ऋण के रूप में जो पैसा लेते हैं उसकी ब्याज के रूप में, ब्याज की राशि के रूप में बदले के जीवन भर उनकी क्या करते थे, सेवा करते थे। जैसे कि कोई किसान यानी कमिया जाति के जो लोग होते हैं वो उनसे ऋण लेते थे मालिकों से अपने से, तो बस ऋण ले तो हमने लिया, ऋण तो अलग ही है दोस्तों उनका, लेकिन उसकी जो ब्याज है
उसके बदले उनको अपने मालिक का पूरी जीवन भर क्या करने पड़ेगा, आजीवन उनकी सेवा करनी पड़ती थी। ठीक है दोस्तों। एक थी दोस्तों तिनकटिया प्रथा। तिनकटिया प्रथा क्या होती थी दोस्तों, इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण यानी कि बिहार वाला जो इलाका है के किसानों को अपने ब्रिटिश वागान मालिकों के साथ किए गए अनुबंधों पर अपनी जमीन के करीब 3/20 भाग पर नील की खेती करना आवश्यक होता था। ये होती थी दोस्तों तिनकटिया प्रथा। क्या होती थी दोस्तों तिनकटिया प्रथा, ये होती थी इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण वाला जो इलाका था उसमें किसानों को 3/20 भाग पर अपनी खेती में से नील की खेती करना आवश्यक था। ठीक है दोस्तों, तो ये तिनकटिया प्रथा थी। ठीक है, अगली प्रथा है दोस्तों दुबला हाली प्रथा। कौन सी है दोस्तों, दुबला हाली प्रथा। ये कौन सी प्रथा है दोस्तों, भारत के पश्चिमी क्षेत्र मुख्यतः सूरत में प्रचलित इस प्रथा के अंतर्गत दुबला हाली नामक भूदास अपने मालिकों को ही अपनी संपत्ति और स्वयं का संरक्षक मानते थे। ये दुबला हाली प्रथा क्या होती थी दोस्तों, सूरत वाले इलाके में जो प्रचलित ये प्रथा थी, इसमें क्या होता था, भूदास अपने मालिकों को ही अपनी संपत्ति और स्वयं का संरक्षक मानते थे। ठीक है, ये दुबला हाली प्रथा होती थी। तो ये कुछ प्रथाएं थी जो ब्रिटिश भारत में अर्थव्यवस्था से जुड़ी जो प्रथाएं थी, ये आपको पता चल गई होंगी। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल पता चल गई, बिल्कुल पता चल गई। अब बात करते हैं दोस्तों हमारा जो नया वो टॉपिक स्टार्ट होता है, ये तो मैंने आपको बताया था दोस्तों किसान आंदोलन के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, किसान आंदोलन के बारे में। अब तक मुझे उम्मीद है आपको किसान आंदोलन समझ में आ गया होगा। जो प्रमुख आंदोलन थे उनके नाम बस आपको याद रखने और डेट याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, किसान आंदोलन में इतना ही था जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अभी मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, आपको समझ में आ रही होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है, वो है दोस्तों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो कि 1857 में हुआ था। ठीक है, अब तक हमने दोस्तों क्या क्या पढ़ लिया, तो हमने दोस्तों जनजाति विद्रोह पढ़ लिए, किसान विद्रोह पढ़ लिए, और अब हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जो कब हुआ, 1857 में हुआ। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट स्वतंत्रता संग्राम है, तो हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम पृष्ठभूमि पढ़ लेते हैं। भारत में अंग्रेजी शासन के स्थापना से ही साथ ही उसका विरोध शुरू हो गया। जैसे ही भारत में ब्रिटिश सत्ता जो की स्थापना हुई थी, अंग्रेजों की शासन की जो स्थापना हुई थी, उसका विरोध शुरू से ही हो गया था। ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियों, आर्थिक शोषण और विभिन्न वर्षों में प्रशासनिक नवोन्मेष में भारतीय राज्यों के शासकों, सिपाहियों, जमींदारों, किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारों, पंडितों, मौलवियों इत्यादि की स्थिति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। कैसे किया दोस्तों, प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। यह धीमी गति से बढ़ता हुआ असंतोष 1857 में एक हिंसक तूफान के रूप में भड़का, जिसने दोस्तों भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला दिया। 1857 का दोस्तों इतना बड़ा विद्रोह था, जिसके बाद क्या हुआ, जो ब्रिटिश कंपनी भारत में राज करती थी, उसके बाद कौन राज करने लगा, तो ब्रिटिश क्राउन जो है वो भारत में सीधे राज करने लगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसी क्रांति थी। ये आपको पृष्ठभूमि क्लियर, बिल्कुल। इसके दोस्तों कुछ जो फैक्ट है वो आपको याद रखने। फैक्ट क्या क्या याद रखने, जैसे कि उस समय जब ये 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे दोस्तों पामस्टर्न। कौन थे दोस्तों, पामस्टर्न। ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये फैक्ट है, आपको याद रखने। ठीक है दोस्तों, उस समय दोस्तों ब्रिटेन की महारानी कौन थी, तो ब्रिटेन की महारानी थी दोस्तों विक्टोरिया। कौन थी, विक्टोरिया। गवर्नर जनरल कौन थे भारत में दोस्तों, कैनिंग था। कौन था, कैनिंग था। मुख्य सेनापति कौन था, जॉर्ज एनिंगसन था। कौन था, जॉर्ज एनिंगसन था। ये आपको याद रखने, एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे पूछेगा 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो आपको बताना है पामस्टर्न था। ठीक है, ऐसे करके आपसे पूछा जाता है। और उस समय भारत पे किसका राज था, तो उस समय भारत का ब्रिटिश जो भारत का मुगल शासक कौन था, तो उस समय भारत पे मुगल शासक था दोस्तों बहादुर शाह जफर, जो कि द्वितीय था। कौन था दोस्तों, बहादुर शाह जफर द्वितीय मुगल शासक था उस समय। ठीक है दोस्तों, प्रतीक क्या रखा गया दोस्तों 1857 की क्रांति का, तो कमल और रोटी जो है वो 1857 की क्रांति का प्रतीक रखा गया। प्रथम घटना कब हुई दोस्तों, तो ये 12 मई को दोस्तों 1857 को लाल किले पर अधिकार करने से शुरू हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। परिषद कहाँ की थी दोस्तों, तो बख्त खां के रूप में परिषद बनाई गई, जो कि बरेली में बनाई गई थी। ये आपको याद नहीं रखना।
अंग्रेजी आपातकालीन मुख्यालय कहाँ पर खोला गया था? तो इलाहाबाद में खोला गया था। कहाँ पर दोस्तों? इलाहाबाद में खोला गया था। ठीक है दोस्तों, ये याद रखेंगे आप। मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। उस समय जब 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन हुआ तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टोन थे। उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? विक्टोरिया थी। गवर्नर जनरल कौन था भारत का? कैनिंग था। ठीक है दोस्तों, और भारत पे मुगल शासक कौन था दोस्तों? बहादुर शाह जफर द्वितीय था। और प्रतीक क्या था दोस्तों इस क्रांति का? तो कमल और रोटी इसका प्रतीक था। इतना याद आपको रखना है। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। बात करते हैं दोस्तों आर्थिक कारणों की। जो हम अब बात करने वाले 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके कारण क्या थे? ठीक है दोस्तों, उनके बारे में हम बात करने वाले। तो पहला कारण क्या था? वो था आर्थिक कारण। क्या था दोस्तों? आर्थिक कारण। जैसे भू राजस्व नीतियां, जो कि भू राजस्व नीतियां जो थी एक प्रमुख कारण था। मैंने आपको पहले से ही बता रहा हूँ कि भू राजस्व इतना था जो कि किसान नहीं दे पाते थे। दूसरा कारण था दोस्तों 1913 की मुक्त व्यापार नीति, यानी कि 1913 में जो मुक्त व्यापार की नीति ब्रिटिशों ने अपनाई थी वो भी इसका आर्थिक कारण था। औद्योगिकरण, ये भी एक कारण था। और अकाल और भूमिहीन कृषकों के द्वारा भी ये हुआ था। जब अकाल पड़ता था तो उनसे भी भू राजस्व लिया जाता था। एक ये भी कारण था, आर्थिक कारण। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको आर्थिक कारण बता रहा हूँ। आर्थिक कारण कौन कौन से थे? भू राजस्व नीतियां थी, 1913 की मुक्ति व्यापार नीति थी, औद्योगिकरण था, और अकाल और भूमिहीन किसानों का जो असंतोष था वो भी इसका कारण माना जाता है। बात करते हैं दोस्तों अब राजनीतिक कारणों के बारे में। किसके बारे में? राजनीतिक कारणों के बारे में, जिसमें दोस्तों मुगलों का अपमान एक राजनीतिक कारण माना जाता है। और डलहौजी ने दोस्तों इनाम आयोग की सिफारिश जागीरों को जब्त किया। दोस्तों डलहौजी ने दोस्तों इनाम आयोग की सिफारिश पर जागीरों को जब्त कर लिया गया। और विस्तारवादी नीतियां जो थी अंग्रेजों की, ये भी एक राजनीतिक कारण माना जाता है। विस्तारवादी नीतियों में दो जो इनकी नीति थी वो ज्यादा प्रमुख थी। जैसे सहायक संधि थी, काफी इंपोर्टेंट, और व्यपकत का सिद्धांत, ये भी काफी इंपोर्टेंट था। तो ये जो दो सहायक संधि थी विस्तारवाद की नीतियां, ये काफी इंपोर्टेंट थी। ठीक है दोस्तों, राजनीतिक कारणों में ये दो कारण आपको क्लियर हुए दोस्तों, एक तो आर्थिक कारण और एक राजनीतिक कारण। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों सामाजिक और धार्मिक कारणों के बारे में। तो सामाजिक और धार्मिक कारण क्या थे दोस्तों? तो 1813 का चार्टर द्वारा ईसाइयों मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति देना, ये धार्मिक कारण था। ठीक है दोस्तों, एक जो धार्मिक कारण माना जाता है वो ये भी माना जाता है। भारतीय सामाजिक धार्मिक ढांचे में हस्तक्षेप की नीति। कैसी हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई? ब्रिटिश शासन ने अपनाई। ठीक है दोस्तों, भारतीयों को जो सामाजिक था, उनके जो धार्मिक कर्म थे, उसमें ब्रिटिशों ने हस्तक्षेप की नीति को अपनाया था। 1850 में लेक्स लॉ के अधिनियम लाया गया। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। ब्रिटेन की सुधारवादी नीतियों से रूढ़िवादियों में असंतोष जो है वो फैल गया। ब्रिटेन की जो सुधारवादी नीतियां थी उससे दोस्तों रूढ़िवादियों में असंतोष की भावना फैल गई। ये थे दोस्तों सामाजिक और धार्मिक कारण। बात करते हैं दोस्तों प्रशासनिक कारणों के बारे में। किसके बारे में? प्रशासनिक कारणों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो प्रशासनिक कारण कौन कौन से थे? एक तो भ्रष्टाचार कारण था। ठीक है दोस्तों, और दूसरा था जटिल एवं और महंगी न्याय व्यवस्था। कैसी थी दोस्तों? जटिल और महंगी न्याय व्यवस्था थी। प्रशासनिक कारण दो थे, एक तो भ्रष्टाचार काफी फैला हुआ था और एक जटिल और महंगी न्याय व्यवस्था थी। ये प्रशासनिक कारणों में माने जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सैन्य कारण के बारे में। किसके बारे में? सैन्य कारण के बारे में। काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, नस्लवाद और कम वेतन व निम्न पद, जैसे कि दोस्तों भारत के जो लोग होते थे उनको कम वेतन भी दिया जाता था और उनको दोस्तों सिर्फ निम्न पद पर ही उनकी नियुक्ति की जाती थी। ठीक है दोस्तों, उच्च पदों पे कौन होते थे? तो ब्रिटिश के जो लोग होते थे वो उच्च पदों पे होते थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आर्थिक प्रतीकों पर रोक लगा दी। जैसे प्रतीक होता है, ईसाइयों का प्रतीक होता है ना, उन सब पे रोक लगा दी। हिंदुओं का प्रतीक, सब पे रोक लगा दी। 1854 का डाकघर अधिनियम निःशुल्क डाक सेवा समाप्त कर दी। जैसे लोग निःशुल्क डाक सेवा जो प्रारंभ हुई थी उसको समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा? 1854 के डाकघर अधिनियम के द्वारा। और दोस्तों 1856 में भारतीय सैनिकों को समुद्र पार विदेश सेवा अनिवार्य कर दी गई। जो भारत के सैनिक होते थे उनको समुद्र के पार विदेश सेवा जाके देनी पड़ती थी। ठीक है दोस्तों, और क्रीमिया, पंजाब और प्रथम अफगान युद्ध में अंग्रेजों को भारी नुकसान देखने को मिला था। ये दोस्तों सैन्य कारण थे। ठीक है, इन सैन्य कारणों को भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों तात्कालिक कारण। मोस्ट इंपोर्टेंट कारणों में से एक है दोस्तों तात्कालिक कारण। ठीक है दोस्तों, अगर आपने ये कारण समझ लिए तो बाकी सारे कारण आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे दोस्तों पहला कारण था दिसंबर 1856 में सरकार ने
पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। ठीक है दोस्तों, ये सरकार ने लिया था, ब्रिटिश सरकार ने। जो पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस होती थी उसके स्थान पे नवीन बंदूक दोस्तों एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया गया। उसके बाद दोस्तों इस कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। ये जो नवीन बंदूक आई थी एनफील्ड राइफल, इसके कारतूस को ऊपर से मुंह से काटना पड़ता था, जिसमें दोस्तों गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग होता था। ठीक है दोस्तों, जो कारतूस होता था ना उसमें दोस्तों जो गाय और सुअर के चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग होता था। अब ये दोस्तों ना हिंदू धर्म को मंजूर था ना बाकी किसी धर्मों को मंजूर था। हिंदू धर्म में जैसे आपको पता है गाय मां को पूछते हैं तो गाय का मांस कोई कैसे खा सकता है, सोच भी नहीं सकता हिंदू। और यहाँ तो चबाना पड़ता था, सुअर की चर्बी होती थी, तो इसका विरोध किया। ठीक है दोस्तों, इसका प्रशिक्षण डमडम, आंवला, सियालकोट में दिया जाना था। किसमें दोस्तों? डमडम, आंवला और सियालकोट में इसका जो प्रशिक्षण है ये दिया जाना था। ठीक है दोस्तों, ये जो नई बंदूक थी एनफील्ड राइफल, इसका प्रशिक्षण वहां पर दिया जाना था। बात क्या हुई दोस्तों, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने इस प्रयोग करने से मना कर दिया। जो सैनिक थे दोस्तों बैरकपुर में, इन्होंने इसका प्रयोग करने से मना कर दिया, कह दिया कि हम ये जो कारतूस है इनको मुंह से नहीं काटेंगे। ठीक है दोस्तों, ये मना कर दिया। कब? 29 मार्च 1857 को। ठीक है दोस्तों, बैरकपुर छावनी वाले जो सैनिक थे उन्होंने, याद रखेंगे। बात करें दोस्तों नेक्स्ट 34वीं रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट वॉग और मेजर सर्जेंट ह्यूसन को गोली मार दी। किसको गोली मार दी? लेफ्टिनेंट वॉग और मेजर सर्जेंट ह्यूसन को गोली मार दी। किसने? मंगल पांडे ने। किसने दोस्तों? मंगल पांडे ने। और ये किससे संबंध रखते थे मंगल पांडे? ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। 34वीं रेजिमेंट से संबंध रखते थे मंगल पांडे, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, किसको गोली मार दी? लेफ्टिनेंट वॉग और मेजर सर्जेंट ह्यूसन को गोली मार दी मंगल पांडे ने। फलतः मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। कब दे दी गई दोस्तों? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और 34वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया गया, याद रखेंगे। जैसे ही मंगल पांडे को फांसी दी उसके बाद 34वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। क्यों? क्योंकि मंगल पांडे किससे संबंध रखते थे? तो 34वीं रेजिमेंट से संबंध रखते थे मंगल पांडे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? तो 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ दोस्तों? 10 मई 1857 को हुआ। कहां से हुआ? मेरठ से हुआ। कहां से हुआ दोस्तों? मेरठ से हुआ। ये पूछा जाता है, याद रखेंगे। 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? तो 10 मई 1857 को हुआ। कहां से हुआ? मेरठ से हुआ, जहां तीसरी कैवलरी रेसिडेंस के सैनिकों ने कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया। पहले तो मंगल पांडे ने किया था दोस्तों, बैरकपुर छावनी के जो सैनिक थे उन्होंने मना किया था। फिर मंगल पांडे ने दोस्तों हत्या कर दी लेफ्टिनेंट वॉन्ग और मेजर सर्जेंट थॉमस की दोस्तों, जिसके बाद 8 अप्रैल को 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। उसी के बाद दोस्तों 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ और तीसरी कैवलरी रेजिमेंट के जो सैनिक थे उन्होंने कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया। नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? इसके पश्चात शीघ्र ही विद्रोह पूरे भारत में फैल गया और हालांकि दक्षिण भारत में इसका प्रभाव हमको कम ही देखने को मिलता है, यानी कि सीमित था। उत्तर भारत में इसका प्रभाव 1857 की क्रांति का जो प्रभाव था वो काफी हमको देखने को मिलता है। तो बेसिकली दोस्तों 1857 का जो ये विद्रोह था इसको सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। 1857 के विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सैनिक विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा ये जो 1857 का विद्रोह था इसके असफल होने के क्या कारण थे। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आप इतना रिवाइज करेंगे, अपना बार बार रिवाइज करेंगे और अपना नोट्स अवश्य बनाएंगे। इससे आगे मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा और इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये वाली क्लास और आने वाली सभी क्लासेजों की पीडीएफ आपको उसी ग्रुप पर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन अवश्य बताएं और अब तक जिन प्यारे साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।